Welcome to the lecture series of operating systems. My name is Sayyid Ali Zamin. आज जो है हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एसेंशियल। ये जो पूरी वीडियो सीरीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनी हुई है, इसी बुक पे बेस कर रही है। अगर आपने कोई टॉपिक मिस कर दिया है या कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज़ में इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इधर आ रहा होगा। अच्छा जी, आज जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम सिंक्रोनाइजेशन है। और उसमें जो टॉपिक आपको बताया है वो है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। और आज का जो लेक्चर है लेक्चर 5.2 है, यानी इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। अच्छा जी, सारे जो वीडियोस लेक्चर हैं वो इस यूट्यूब के चैनल पे अपलोडेड हैं। फेसबुक के पेज भी है जिस पे आप कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो भी जितनी भी अपडेट्स होती हैं मेरी वीडियोस के ये जो लेक्चर के लिहाज से या कोई भी, वो मैं इस फेसबुक पेज पे अपलोड करता रहता हूँ। अदरवाइज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। तो जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। फ़िलासफ़र क्या काम करते हैं? फ़िलासफ़र जो हैं वो बस खाते हैं और सोचते हैं, खाते हैं और सोचते हैं। और प्लेटो जो था उसने भी यही कहा था कि फ़िलासफ़र्स को ज़्यादा बर्डन नहीं करना चाहिए ये डेली के आम रूटीन के कामों से, बल्कि उनको सिर्फ सोचने का इतना टाइम देना चाहिए बहुत ज़्यादा कि वो कोई और काम ना करें बस, क्योंकि वो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं तो उनको बस सोचना ही चाहिए। और उसने तो फ़िलासफ़र किंग की भी बात कर दी थी कि फ़िलासफ़र को सिर्फ किंग होना चाहिए। चलें खैर, अभी हम फ़िलासफ़र्स की बात कर रहे हैं। तो फ़िलासफ़र जो होते हैं, ये जो हमारे पास सामने एक डायग्राम है, इसमें हमारे पास 5 फ़िलासफ़र्स हैं, P1 P2 P3 P4 P5। और यहाँ नूडल्स पड़े हुए हैं, यहाँ कुछ भी पड़ा हो सकता है खाने के लिए। इस डायग्राम में उसने नूडल्स बताए हुए हैं। और नूडल्स खाने के लिए हर फ़िलासफ़र को ना 2 चॉपस्टिक की ज़रूरत होती है, चॉपस्टिक्स की ज़रूरत होती है, यानी 2 होनी चाहिए। यहाँ इनकी जगह फोर्क भी कह सकते हैं। तो जब वो 2 होंगे तो उन 2 से वो ये उठा के नूडल्स उठा के खाएगा। यानी अगर P1 को ये वाली चॉपस्टिक भी चाहिए, ये पड़ी हुई हैं, और ये वाली भी चाहिए, तो ये 2 चॉपस्टिक पड़ी हैं, इसको ये नूडल्स खाने के लिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी तरह हर फिलोसफर ने सोचना है, जब उसका दिल करेगा वो खाना खाएगा। तो इसको इस एग्जांपल से हम देखेंगे कि क्या सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज होते हैं और किस तरह उनको सॉल्व किया जाता है, और किस तरह कोई क्रिटिकल सेक्शन के इश्यूज जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं वो सारे हम इधर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो डायग्राम ये कहती है, देखें अब यहाँ राइस आ गए हैं, तो यहाँ कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है। आपने इस पे फोकस नहीं करना कि ये राइस पड़े हैं, नूडल्स पड़े हैं या कुछ भी पड़ा हुआ है। आपने इस प्रॉब्लम पे फोकस करना है कि ये बेसिकली है क्या। तो फिलोसफर्स जो हैं वो कहते हैं कि अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं थिंकिंग पे और ईटिंग पे। वो अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलते, किसी नेबर से नहीं मिलते। ठीक है, वो बेसिकली जब उन्होंने खाना खाना होता है तो वो क्या करते हैं, पिकअप करते हैं 2 चॉपस्टिक्स 1 एट अ टाइम, यानी एक टाइम में एक ही उठाएंगे। ऐसा नहीं है दोनों ही इकट्ठी उठा लेंगे, बल्कि पहले लेफ्ट वाली उठाएंगे फिर राइट वाली उठाएंगे। टू ईट फ्रॉम द बाउल, तो नीड बोथ टू ईट देन रिलीज बोथ टू व्हेन डन, यानी जब उन्होंने दोनों, ये एक फिलोसफर बैठा हुआ है, इसको ये वाली फोर्क भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए ताकि वो इस प्लेट में से खा सके। ठीक है, पहले वो लेफ़्ट वाला उठाएगा फिर राइट वाला उठाएगा, फिर वो इसमें से खाएगा और खाने के बाद दोबारा रख देगा, वापस लेफ़्ट वाला रख देगा, फिर राइट वाला रख देगा। सॉरी। इन केस ऑफ फिलोसफर्स क्या होता है कि डाटा जो है शेयर्ड होता है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि क्रिटिकल सेक्शन में डाटा जो होता है वो नॉर्मली शेयर्ड होता है। तो हमने इसी एग्जांपल से भी यही देखना है कि शेयर डाटा को किस तरह हम क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करवाते हैं
और किस तरह उस पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाते हैं, किस तरह उसको ज़्यादा वो उसकी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं, किस तरह उस बाउंडेड वेटिंग लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हम देखेंगे। अब इस 5 फिलोसफर्स के केस में क्या है कि डाटा शेयर्ड है और बाउल ऑफ राइस जो है वो एक हमारी डाटा सेट है। ठीक है, सेमाफोर हमारे पास क्या है, चॉपस्टिक है। सेमाफोर हमने देखा था कि लॉक्स होते थे। ठीक है, तो यानी जब उन सबको सेमाफोर है हमारे पास 5। सेमाफोर को मैं इस प्रॉब्लम में डिनोट करूँगा एस से। ठीक है, एस की वैल्यू वो कहते हैं 1 है, उसको हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं। यानी चॉपस्टिक नंबर 1 जो है, अगर मैं कहूँ कि वो सेमाफोर है तो वो सेमाफोर को हमने इनिशियलाइज कर लिया 1 से। इसी तरह चॉपस्टिक 2 को मैं S2 कहूँगा और उसको भी 1 से इनिशियलाइज कर लिया। यानी जब कोई यूज़ कर रहा है तो वो उसको 0 कर देगा, अगर यूज़ नहीं कर रहा तो वो उसको 1 1 रखेगा। यानी S1 S2 S2 S3 S4 S5 सब की वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 1 होंगी। अच्छा जी, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम क्या कहती है? वो ये कहती है कि पहले जो है फिलोसफर सोच रहा होगा, फिर वो कहता है अच्छा मैंने काफ़ी सोच लिया, मैं वेट करता हूँ। वेट किसका करना है, चॉपस्टिक का, उठाने का। ठीक है, वो पहले उठाएगा। फॉर एग्जांपल अगर फिलोसफर 1 है, अगर मैं इस वाले को फिलोसफर 1 कहता हूँ, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ P1 है। ठीक है, तो P1 के इस तरफ कोई ये पड़ी हुई है और इस तरफ भी फॉर्क पड़ा हुआ है, चॉपस्टिक पड़ी है या फॉर्क पड़ा हुआ है। तो इस वेट का ये मतलब है कि वो वेट करेगा और ये वाली चॉपस्टिक, अगर प्रोसेस 1 है तो उसके लेफ़्ट साइड पे ये वाली जो चॉपस्टिक है इसका नंबर है S1। ठीक है, S1 या इसको कोई भी F1 कह दें, कुछ भी ये फ़िलहाल कह दें। तो ये मैं इसको कह देता हूँ फॉर इंस्टेंस F1। ठीक है, तो ये F1 पड़ी हुई है और 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 इधर उसके पड़ी हुई है F2। ठीक है, राइट साइड पे F2 पड़ी हुई है। ये किस तरह आई है, ये आई है कि यहाँ 1 लिखें प्लस यहाँ 1 लिखें, आई की वैल्यू 1 थी ना, इसका मॉड ये इसने लिया हुआ है, मॉड 5 किया हुआ है। ठीक है, तो ये F2 आ गया। यानी इसके एक तरफ F1 पड़ा हुआ है, एक तरफ F2 पड़ा हुआ है। पहले वो लेफ़्ट वाला उठाएगा क्योंकि पहले जो कोड चल रहा है वो लेफ़्ट वाला चल रहा है, यानी ये वाला चल रहा है। दूसरा जो कोड चल रहा है वो राइट साइड वाला चल रहा है, यानी उसके राइट साइड पे जो फोर्क है मॉडुलस लगा के उसने लगाया हुआ है, तो वो ये वाली फोर्क उठाएगा। ठीक हो गया। इस तरह फिलोसफर, अब उसने फोर्क दोनों उठा लिए हैं, अब उसने क्या करना है, ईट करना है। जब वो खा लेगा सुकून से, फिर वो क्या करेगा, यानी एक तरह का वो क्रिटिकल सेक्शन है ये उसका, ईट करना। ठीक है, वो जब क्रिटिकल सेक्शन से अपना एग्जीक्यूट कर लेगा तो वो क्या करेगा, सिग्नल करेगा। सिग्नल क्या करेगा कि चॉपस्टिक 1 को यानी दोबारा वापस रख देगा और इसी तरह चॉपस्टिक नंबर 2 को वो दोबारा वापस रख देगा और फिर सोचना शुरू कर देगा। तो ये जो पार्ट था ये क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट था। ठीक है, और ये जो था रिमाइंडर सेक्शन वाला था। जिस तरह हमने क्रिटिकल सेक्शन वाले जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था कि एक सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन होता है और एक सेक्शन होता है वो वाला रिमाइंडर सेक्शन होता है। तो क्या प्रॉब्लम क्या है इस एल्गोरिदम में? इस एल्गोरिदम में जो प्रॉब्लम आती है वो हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये आपके सामने अगेन वही डायग्राम है, इसको थोड़ा जूम करके दिखा दिया हुआ है कि ये प्रोसेस 1 है। प्रोसेस 1 के लेफ़्ट साइड पे फोर्क 1 पड़ा हुआ है, उसके राइट साइड पे फोर्क 2 है। इसी तरह प्रोसेस 2 है, उसके लेफ़्ट साइड पे फोर्क 2 है, राइट साइड पे फोर्क नंबर 3 है। इसी तरह प्रोसेस, ये सारे इसी तरह ही आपके सामने, आपको समझ तो लग गई होगी कि फॉर इंस्टेंस प्रोसेस 4 है, उसके राइट साइड पे फोर्क 0 है और लेफ़्ट साइड पे फोर्क 4 है। ठीक है, 4 फोर्क है, 5 फोर्क है हमारे पास, 5 फिलोसफर हैं। तो अब देखें इशू क्या, इसका कोड किस तरह चलेगा। सबसे पहले जो है वो फिलोसफर सोचेगा, फिर वो कहेगा अच्छा मैं पहले ये लेफ़्ट वाला उठाता हूँ फोर्क, और फिर उसके बाद वो राइट वाला उठाएगा और फिर वो खाना शुरू कर देगा। ये क्रिटिकल सेक्शन है। बाद में वो लेफ़्ट वाला नीचे रख देगा, राइट वाला नीचे रख देगा और दोबारा सोचना शुरू कर देगा। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है।
प्रॉब्लम ये आती है कि ये, इसको ज़रा आपने ध्यान से सुनना है। प्रॉब्लम क्या आती है, ये वही वाला कोड था, हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने यहाँ वेट लगा दिया, ठीक है। वही जो अभी आपको मैंने स्टार्ट में कोड दिखाया था, ये वही वाला है। अच्छा, प्रोसेस यहाँ अगर हम ज़ीरो इंटर वैल्यू करते हैं, ज़ीरो कर देते हैं इस प्रोसेस की जब हम वैल्यू इंटर करेंगे, वो पहले तो सोच रहा होगा फिलोसफर, फिर वो वेट में इधर आएगा, वो क्या करेगा, पहले फोर्क ज़ीरो उठाएगा, ठीक है, और फिर ये वाली जब चलेगी तो वो कौन सा फोर्क उठा लेगा, फोर्क वन उठा लेगा। सही हो गया। अब हो सकता है कि कोई और प्रोसेस भी आ जाए, जब कोई और प्रोसेस आएगा तो वो क्या करेगा, वो भी यही वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। वो सब अगर प्रोसेस वन आ गया, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए होता है, फोर्क वन, ठीक है, क्योंकि वो उसके लेफ़्ट साइड पे है और राइट साइड पे उसके फोर्क टू है। लेकिन यहाँ हमने देखा क्या प्रॉब्लम हुई थी कि फोर्क वन किसने उठाया हुआ था इससे पहले, प्रोसेस ज़ीरो ने, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम हम थोड़ी अगली स्लाइड में देखते हैं। अभी हम सपोज करते हैं कि चले नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अच्छा, ये इस स्लाइड में हम देख लेते हैं कि प्रोसेस सब ये हमारे सारे वो पड़े हुए हैं, सेमाफोर अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे हमारे सेमाफोर्स हैं और हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी सेमाफोर हैं उनको इनिशलाइज़ करना है वैल्यू वन से, तो यहाँ वैल्यू वन से इनिशलाइज़ किया हुआ है। अच्छा, अब हम अभी फ़िलहाल कोड की तरफ वापस आते हैं। ये वही वाला कोड है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हमने सेमाफोर रख दिया, फोर की जगह सिर्फ सेमाफोर लिखा हुआ है। तो प्रोसेस वन आया, यहाँ प्रोसेस वन आया, एक मिनट बस, अच्छा सॉरी, थोड़ा मैं वो रेज़र चेक कर रहा था किधर है, नहीं आ रहा। अच्छा चलें। अच्छा, यहाँ प्रोसेस सॉरी किधर थे हम, प्रोसेस ज़ीरो आया, यहाँ आई की वैल्यू यानी उसने ज़ीरो कर दी, तो एस ज़ीरो यानी उसने एस ज़ीरो को उठाया। जब वो एस ज़ीरो को उठाएगा ना, तो वो क्या करेगा, क्योंकि इनिशलाइज वन से किया था, तो जब भी कोई फ़िलासफ़र कोई फोर्क उठाता है तो वो उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देता है, ठीक है। अब एस 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 ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है, यानी ये यूज़ हो रहा है। अच्छा, अभी प्रोसेस ज़ीरो ने फोर्क वो राइट वाला नहीं उठाया था, यानी पी वन नहीं उठाया था या एफ वन नहीं उठाया था, कि प्रोसेस वन आ गया। प्रोसेस वन ने भी आके जो है ना इसी कोड को एग्जीक्यूट किया, तो उसने फोर्क वन उठा लिया, ठीक है। अब प्रोसेस ज़ीरो किस चीज़ का वेट कर रहे, फोर्क वन का या एस वन का। एस वन किसके पास है, एस वन है पी वन के पास। जब पी वन एस वन उठाएगा तो वो एस वन की वैल्यू को ज़ीरो कर देगा, ठीक है। इसी तरह हमने कहा कि अब प्रोसेस टू आ गया। जब प्रोसेस टू ने इसी कोड को एग्जीक्यूट किया, तो उसने, क्योंकि उसके लेफ़्ट साइड पे है F2, ठीक है, F2 यानी S2, तो जो S2 को वो क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। S2 को प्रोसेस टू जो है वो ज़ीरो कर देगा, और S3 को अभी उसने एक्सेस नहीं किया था कि प्रोसेस थ्री आ गया, ठीक है। प्रोसेस थ्री आ गया, प्रोसेस थ्री ने S3 को वन कर दिया, सॉरी ज़ीरो कर दिया, और S4 अभी उठाया नहीं था कि प्रोसेस फोर आ गया। प्रोसेस फोर ने S4 को ज़ीरो कर दिया, और अभी एस ज़ीरो उसने उठाना था, लेकिन एस ज़ीरो किसके पास है, प्रोसेस ज़ीरो के पास एस ज़ीरो है। तो देखें, अब एक डेड लॉक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि हर फिलोसफर ने अपने लेफ़्ट साइड वाला तो फोर्क उठाया हुआ है, लेकिन उसके राइट साइड वाला फोर्क किसी और ने उठाया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, डेड लॉक हो गया। अब यानी हर प्रोसेस के पास या हर फिलोसफर के पास एक रिसोर्स अवेलेबल है और एक रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसको बोलते हैं डेड लॉक, यानी जब एक रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हो, दूसरी रिसोर्स अवेलेबल ना हो, और आपको एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों रिसोर्सेज चाहिए हो, तो और दूसरी रिसोर्सेज मिल भी ना रही हो, तो इसको डेडलॉक कहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन की, कि ये सिंक्रोनाइज नहीं हुए आपस में, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ लग गई ये बात कि क्या अभी हमारी प्रॉब्लम बनी हुई है, कि हमारी सिंक्रोनाइजेशन की इधर प्रॉब्लम बनी हुई है। अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को हमने
कैसे सॉल्व करना है, इसका हमने कोई सलूशन देना है कि यार किसी तरह ना ऐसा हो कि ये सारे खा भी सकें या कोई एक ना खाए बाकी सारे खा लें, कुछ इस तरह का हो कि अब एक सिर्फ इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी है कि कोई भी नहीं खा सकता। हम चाहते हैं कि फ़िलासफ़र खाएं ताकि वो कुछ अच्छा सोचें, और क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है तो वो कोई अच्छा सोचेंगे तो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा होगा। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब आप यहाँ अभी आपको जो चीज़ मैं समझा रहा था आप उसमें देख सकते हैं कि ये वाली सारी ये जो टेबल सा है ये सारा ऑक्यूपाई किया हुआ है, या ये सारी चीज़ें हैंडल उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फ़िलासफ़र को, लेकिन ये वाली जो है ना रिसोर्सेज ये अवेलेबल नहीं है। दूसरी जो रिसोर्स है ये उस प्रोसेस को अवेलेबल या उस फ़िलासफ़र को अवेलेबल नहीं है, यानी P4 को S4 तो अवेलेबल है लेकिन S0 किसी और ने लिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, सोल्यूशन हम ये करते हैं इसमें डाइनिंग फ़िलासफ़र का सोल्यूशन जो है वो ये है कि हम S0 को S4 से स्वैप कर लेते हैं बस, या हम किसी भी प्रोसेस को S0 को ना करें, आप S1 को S1 को S4 S0 से स्वैप कर लें। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने S1 इधर लिख देना है, S0 इधर लिख देना है, ठीक है। यानी बाकी सारे फ़िलासफ़र, यहाँ हम ऊपर से नीचे ही आना चाहें तो हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि बाकी सारे फ़िलासफ़र्स पहले अपना लेफ़्ट वाला फ़ोर्क उठाते हैं उसके बाद राइट वाला उठाते हैं, लेकिन जो आखिरी फ़िलासफ़र है यानी फ़िलासफ़र 4 जो है बेसिकली, यानी जो फिफ्थ फ़िलासफ़र है, वो पहले S0 उठाएगा, पहले अपना राइट वाला उठाएगा और बाद में अपना लेफ़्ट वाला फ़ोर्क उठाएगा। बस अगर हम ये एक छोटी सी चेंज कर दें तो हमारी देखना प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होती है। अब देखेंगे जब फ़िलासफ़र 4 आएगा, ठीक है, वो कहेगा कि मुझे S0 चाहिए, ठीक है, लेकिन S0 वो किसके पास है, S0 है P0 के पास, ठीक है। जित उतनी देर में अगर P0 ने क्योंकि P0 सबसे पहले आया था तो P0 ने क्या किया होगा कि सबसे पहले खा लिया होगा उसने, पहले P0 आया अगर इधर उसने P0 भी ले लिया और उसने ये वाला भी ले लिया। यहाँ हम P4 की बात कर लें तो P4 इधर आया, ठीक है, P4 आया हुआ, P4 आया उसने सॉरी P4 आया हुआ है और उसने सबसे पहले S0 लिया और उसके बाद S4 ले लिया। जिस तरह उसने S0 S4 लिया तो और उसको एग्जीक्यूट कर लिया तो बाकी उसने जो भी वो हैं सेमाफोर वो उनको रिलीज़ कर दिया। इसी तरह ये ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम का सलूशन होता जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमने ये थोड़ी सा माइनर सा चेंज किया, ये इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। जब कोई चीज़ ब्लॉक हो जाती है तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है मेरी बात का कि जब P4 आएगा और उसको जो है S0 नहीं मिलेगा। S0 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो यूज़ कर रहा था P0, ठीक है। अब P0 ने जब यूज़ कर लेना है, ठीक है, S0 को जब P0 ने यूज़ कर लेना है तो वो इसकी वैल्यू, क्योंकि उसने पहले तो 0 की हुई थी और दोबारा 1 कर देगा। जब वैल्यू 1 हो जाएगी S0 की तो P4 को तो मिल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि S0 की वैल्यू 1 है तो P4 को भी ये S0 रिसोर्स मिल जाएगी, ठीक है। यानी जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद P4 को मौका मिल जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे ये एग्जीक्यूट करेगा तो इसने जो रिसोर्स S4 हैंडल की होगी या इसने जो भी रिसोर्स हैंडल की होगी वो दोबारा इसके पास चले जाएगी और इसी तरह नीचे से ऊपर जो है सारे हमारे इश्यूज सॉल्व होते जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये एक इस तरह सलूशन था और ये प्रॉब्लम थी फिलोसफर डाइनिंग की। तो आपको इसमें से देख के क्या लगा कि किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हुई कि हमने एक प्रोसेस को एक फ़िलासफ़र को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया। एक फ़िलासफ़र कह रहा था कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, तो हमने क्या किया कि उसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक किया। हमने कहा कि P0 या फ़िलासफ़र 0 एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको एग्जीक्यूट करने दो। जैसे ही फ़िलासफ़र 0 एग्जीक्यूट करेगा उसके फ़ौरन बाद ही फ़िलासफ़र 4 जो है यानी फिफ्थ फ़िलासफ़र जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह हम डाइनिंग टेबल से क्रिटिकल सेक्शन और ये सिंक्रोनाइजेशन वाली प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कोड है, दोबारा समझा देता हूँ कि सबसे पहले लेफ़्ट वाली उठाई स्टिक, फिर राइट वाली उठानी है, फिर सिग्नल दे देना है कि मैंने लेफ़्ट वाली रख दी और राइट वाली रख दी। ठीक है, ये सारा पहले चार फिलोसफर के लिए यही कोड चलेगा। आखिरी के लिए हम बस इन दोनों, इसको इधर लिख देते हैं ऊपर और इसको नीचे लिख देते हैं, यानी हम पहले राइट वाला चलाते हैं कोड और बाद में लेफ़्ट वाला चलाते हैं। और वो इससे ये होता है कि वो जो फ़िलासफ़र पहले राइट चला, यानी जो आखिरी फ़िलासफ़र होता है जो पहले राइट चलाता है और बाद में लेफ़्ट चलाता है, वो ब्लॉक हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही वो ब्लॉक होता है तो प्रोसेस ज़ीरो जो है या फ़िलासफ़र ज़ीरो जो है वो एग्जीक्यूट करके अपने रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देता है। जैसे ही वो रिलीज़ करता है तो जो फ़िलासफ़र आखिरी वेट कर रहा था एक रिसोर्स का, वो उसको वो रिसोर्स मिल जाती है, और जैसे ही वो रिसोर्स मिलती है तो वो ख़ुद भी एग्जीक्यूट कर जाता है। अब दो इस टाइम पे दो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर गए, तीन वेट कर रहे थे रिसोर्सेज का, तीनों को बारी बारी रिसोर्स मिलती जाएगी और सारे अपना वो नूडल्स खा लेंगे। ठीक है, तो ये था डाइनिंग फिलासफर प्रॉब्लम एल्गोरिदम। इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये एट मोस्ट 4 फिलासफर को अलाउ करता है और एक को ब्लॉक कर देता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अलाउ अ फिलासफर टू पिक अप द फोर्क ओनली इफ़ बोथ आर अवेलेबल, यानी अगर दोनों अवेलेबल हैं तो उठाएगा, तो वो ईट करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होते हैं सेमाफोर में कि आपने ये नहीं कर सकते कि पहले सिग्नल दे दें और बाद में वेट करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आप वेट करते हैं अपने फोर्क का, रिसोर्सेज का, उसके बाद आप जब ईट कर लेते हैं तो सिग्नल देते हैं कि मैंने अब फोर्क नीचे रख रहा हूँ या मैंने खाना खा लिया। इसी तरह आप वेट और वेट का नहीं कोड लिख सकते कि दोनों पे वेट वेट लगा दें, वेट के बाद सिग्नल आता है। इसी तरह आप ओमिट नहीं कर सकते वेट को और सिग्नल को, या दोनों को आपने ये दोनों यूज़ करने होते हैं सेमाफोर में। तो डेडलॉक्स जब होते हैं, इस अगर इन सिचुएशन में डेडलॉक्स भी हो सकते हैं और स्टारवेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वही था दोबारा कि पिकअप कर रहा है, खाने के बाद वो पुट डाउन कर रहा है। अच्छा, एक सिंगल रिसोर्स एलोकेशन का ये मतलब होता है कि आपने कोई रिसोर्स एक्वायर की, सिंगल रिसोर्स एक्वायर करनी है, उसको आपने यूज़ करना है और उसके बाद रिलीज़ कर देना है। यानी आपने ऐसा सिस्टम बनाना है कि जो जिसको में दो रिसोर्स की ज़रूरत ना हो, बल्कि उसको एक ही रिसोर्स की ज़रूरत हो। जब वो रिसोर्स उसको मिल गई है तो वो एग्जीक्यूट कर लेगा, क्योंकि हमेशा डेडलॉक मोस्टली तब आते हैं जब एक प्रोसेस को दो या दो से ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होती हैं और एक रिसोर्स उसके पास होती है और बाकी जो दूसरी है या तीसरी रिसोर्स है वो किसी और प्रोसेस ने ऑक्यूपाई की होती है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर डाइनिंग फिलासफर प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।